नमस्कार साथियों 2023 की बाजी हर कोई हारा है। तो क्या 2024 की बाजी अब जीती जा सकती है? क्योंकि हारने वालों की लिस्ट में संसद भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, विपक्ष भी आती है और इस देश की नौकरशाही भी आती है और इस देश के पत्रकार भी आते हैं। लेकिन जीतने की परिस्थितियां 2024 का रास्ता क्या सच में कुछ ऐसी बताती है जिसमें इस देश के भीतर हर मुद्दे को लेकर के जितनी बड़ी ताकत के साथ लोगों के भीतर उठते हुए सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब सियासी तौर पर कोई भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। शायद इसीलिए क्या यह मान लिया गया कि जिस 2024 का इंतजार 2023 में ही यह सोच करके किया जा रहा था कि इस चुनाव के बाद 2024 की परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल ही जाएगी और बदलने वाली परिस्थिति के बीच सत्ता ने इस बात को मान लिया था कि चुनाव असल में 2024 में नहीं है बल्कि 2023 में ही है। और शायद इसीलिए 2023 की बाजी जिस हिसाब से सत्ता ने खेली और पूरी की पूरी कतार हारते हुए दिखाई देने लगी, इसके बाद बड़ा सवाल इस दौर में है, क्या 2024 अब जीता जा सकता है? क्या सच में अभी खेल बाकी है? या इसलिए भी क्योंकि वर्तमान दौर की राजनीति और राजनीति करने वालों का अतीत, इस बीच में कितनी गहरी खाई है और उस खाई को बनाई जा चुकी है, उसको पाटने के लिए सिर्फ 3 लोग ही चाहिए। 3 ऐसे चेहरे जिनका अपना अतीत भारत देश की राजनीति को मौजूदा समय की स्थिति में डिगा सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे सियासी तौर पर शिवसेना की पहचान हिंदूवादी संगठन के तौर पर है और जब अयोध्या कांड की शुरुआत हो जाती है तो उसके भीतर बाला साहब ठाकरे छाती ठोक कर, सीना ठोक कर और खुले तौर पर यह कहने से बिल्कुल हिचकते नहीं हैं कि मैं ही हूं, मेरी ही पार्टी है, मेरे ही शिव सैनिक है। जो हुआ अयोध्या के भीतर, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हो, कोई भी साथ खड़े होने को तैयार नहीं। उस दौर में भी लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी साहब हो, किसी ने कुछ नहीं कहा तो बाला साहब ठाकरे ने कहा। लेकिन वर्तमान दौर में अयोध्या के जरिए इस देश की सियासत को अपने अनुकूल करने कौन निकल पड़ा है? जो निकल पड़ा है उसका अयोध्या के भीतर और अयोध्या कांड के भीतर कौन सा योगदान किस रूप में अतीत के दौर में याद रखा जाएगा? तो फिर सवाल उठता है कि क्यों उद्धव ठाकरे मुंबई के भीतर रहेंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भीतर रामलला के मंदिर में हो रही होगी, वो अयोध्या क्यों नहीं आएंगे और उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? ये कहना बिल्कुल आसान है कि राम तो सबके हैं, लेकिन सवाल एक आंदोलन के बाद जब अयोध्या के भीतर राम मंदिर और राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसमें सत्ता द्वारा आमंत्रित स्थितियों को इस देश के भीतर ऐसे परोस दिया गया जैसे बुलाया जा रहा है सिर्फ उन्हें जो भक्ति रस में डूबे रहते हैं। भारत देश की राजनीति में धर्म के आश्रय ध्रुवीकरण की राजनीति को बाखूबी कोई आज से नहीं, आजादी के बाद से बार बार इसको उछाला गया, इसके साथ खेला गया। चाहे वो अपने तौर पर हिंदू महासभा का दौर रहा हो, आरएसएस का समय रहा हो, जनसंघ का दौर रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं, धर्म के आश्रय ध्रुवीकरण की राजनीति को साधने की कोशिश इस देश के भीतर कई मौकों पर हुआ। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि एक ही झटके में मंदिर भी इस देश के भीतर वीवीआईपी और दूसरी तरफ आम जन के बीच एक लंबी रेखा खींच देगा? कौन परिस्थितियां इस बात की निमंत्रण देती है और कौन इस बात की निमंत्रण की इजाजत देती है कि आप आए और आप नहीं आए? राजनीति सियासत यहां भी चली, खुले तौर पर चली है। उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन वामपंथी सीताराम येचुरी को जरूर मिला निमंत्रण। बंगाल के भीतर ममता बनर्जी को जरूर मिला, लेकिन यह निमंत्रण राहुल गांधी के पास नहीं पहुंचा। सवाल यहां पर बहुत साफ है। पूरी खुली राजनीति जब धर्म के आश्रय और एक आंदोलन को अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में आकर के खड़ी हो, तो फिर इस पर सोचना पड़ेगा उद्धव ठाकरे क्यों नहीं अयोध्या कूच करने को तैयार है? कि शिवसेना कहां गई, शिव सैनिक कहां गए? बाला साहब ठाकरे ने जिस राजनीति को पनपाया, सींचा, बढ़ाया, उसी की ये ताकत है कि
आरएसएस हो या फिर बीजेपी हो, उसके साथ खड़े होने के लिए किसी कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के दरवाजा पर जाना पड़ा राजनीतिक गठबंधन करने के लिए। लेकिन क्या वर्तमान समय उस पूरी राजनीति को खत्म करने पर अगर आमदा है, तो फिर राजनीति को तराशते हुए अगर उद्धव ठाकरे वर्तमान दौर में अगर उस हिंदुत्व को अपने कांधे पर उठा ले तो फिर क्या होगा? देश की राजनीति का यह पहला बड़ा परिवर्तन, जिसके भीतर शिवसेना और उद्धव ठाकरे की खामोशी, अगर ये एक पल के लिए पलट जाती है तो फिर क्या होगा? इस सवाल के साथ साथ अगला सवाल जो इस भारत देश में जाति की राजनीति से जुड़ी हुई, अगर बाला साहब ठाकरे अगर अब नहीं है तो इस समय कांसी राम भी नहीं है, लेकिन फिर वही बात, बीएसपी मौजूद है, बहुजन समाजवादी पार्टी की मौजूदगी है, उसकी अगुवाई कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि अपनी राजनीतिक विचारधारा से जिस मायावती को चलना सिखाया राजनीतिक तौर पर कांसी राम ने, वही मायावती इस दौर में जाति राजनीति के भीतर सीधे तौर पर न सिर्फ सेंध लगाने की स्थिति में है बल्कि इस देश के भीतर जाति के नाम पर जो ध्रुवीकरण लगातार हो रहा है और उसका खेल खेला जा रहा है, कोई खुद को विचारक कहता है, कोई नायक का ऐलान करता है, तो फिर उस सब के भीतर दूसरा चेहरा मायावती का ऐसा होता है जो राजनीतिक तौर पर अपनी हार, अपनी जीत और अपने भरोसे को जगा देती है। जीत और हार को अगर भूल जाए, नई परिस्थिति में खड़ी हो जाए और फिर साथ में इन दो चेहरों के साथ तीसरा नाम राहुल गांधी का जुड़ता है। राहुल गांधी का मतलब होता है ये नहीं कि अब इंदिरा गांधी नहीं, लेकिन कांग्रेस तो है। इस भारत देश के भीतर में कांग्रेस की नेटवर्किंग ठीक उसी प्रकार से जैसे भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में अपने उस ताकत के साथ खड़ी है, जहां पर उसके पास इस देश के भीतर हर प्रांत, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका कार्यकर्ता है और ये वैचारिक तौर पर कांग्रेस के साथ खड़ी हुई। यानी वर्तमान समय की सत्ता की ताकत तीन परिस्थितियों के ऊपर टिकी हुई है। एक, इस देश में बीजेपी का कैडर जिसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का कैडर अगर सक्रिय हो जाए काउंटर करने के लिए, तो दूसरी, पहली यात्रा में अगर सक्रिय हुआ तो दूसरी यात्रा में जैसे जिन जगहों से, जिन राज्यों से गुजरना है न्याय यात्रा में, अगर वहां के परिस्थिति में अगर उनके कैडर जागृत हो गई तो एक ही झटके में एक नई तरीके की लकीर भारत देश की राजनीति में नजर आ सकती है। यानी ये कह सकते हैं कि कैडर साथ में। दूसरी परिस्थिति होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत होती है वो जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति करने की है, जिसको खुले तौर पर चुनौती मायावती को दे रहा है। और अगली परिस्थिति होती है धर्म के आश्रय। इस भारत देश के भीतर वोटों का ध्रुवीकरण और खुद को हिंदूवादी पार्टी बनाने की सोच के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, तो फिर यह सवाल कोई दूसरा नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को पूछना होगा। इस देश के भीतर ओबीसी कब से उन परिस्थितियों के भीतर आकर के खड़े हो गए जो अतीत में ब्राह्मणों के पास थे। जाति और धर्म की राजनीति के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इतनी लंबी लंबी रेखाएं खींच दी कि एक ही झटके में उद्धव ठाकरे भी भूल गए कि उनकी राजनीतिक जमीन कौन सी है, मायावती भी भूल गई और किस राजनीति को साध सकती है, और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर कांग्रेस भी भूलती गई कि उसकी अपनी ताकत क्या है, उसकी अपनी ताकत कितनी है। हमने स्टार्टिंग ही कहा, बड़ी हार 2023 में मिली। एक ऐसी हार है जो पार्लियामेंट के भीतर किसी को खड़ा होने नहीं देती है और लोकतंत्र को हारते हुए पहली बार पार्लियामेंट के इस दिसंबर के महीने में ही देखा है, जब विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया गया और भीतर में बिल दर बिल पेश होते गए, पास दर पास होते चले गए। 2023 की सबसे बड़ी विफलता या सबसे बड़ी हार लोकतंत्र का वही मंदिर है जिस मंदिर के भीतर सेंध लग गई लेकिन गृह मंत्री बोलने नहीं गए। इस पूरे लोकतंत्र के मंदिर के भीतर इस देश में एक प्रांत को लेकर के जहां पर आगजनी होती रही, जातीय समुदाय आपस में टकराती रही, हिंसा होते रही और ऐसी ऐसी विभद्र तस्वीरें मणिपुर से उभर करके देश भर में आई, जिस पर संसद के भीतर खामोशी बढ़ती गई क्योंकि प्रधानमंत्री चुप थे। प्रधानमंत्री ने कुछ भी कहना नहीं चाहा, बोलना नहीं चाहा, तो संसद भी मौन रह गई और राजनीति सियासी तौर पर बार बार ये कहता रहा कि इस पर चर्चा नहीं होगी।
फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, विपक्ष हारता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष में लड़ने की ताकत राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर के खुले तौर पर अगर सत्ता को चुनौती दी कि अगर आपका गठजोड़ क्या है कॉरपोरेट के साथ, अडानी के साथ, तो एक ही झटके में उन शब्दों को भी जो विपक्ष के द्वारा बोले गए थे, उनके मुख से बोला गया था, उसको संसद के भीतर से मिटा दिया गया। राजनीति का ऐसा खेल इससे पहले किसी साल नहीं खेला गया जो 2023 के भीतर खेला गया। ये मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था 2023 में, जब ये सब कुछ संसद के भीतर अडानी कांड को लेकर के शोर मच रहा था और राहुल गांधी की बर्खास्तगी संसद के भीतर से हो। लेकिन इस तमाम परिस्थितियों के भीतर एक ही झटका, किसी दूसरे नहीं बल्कि इस देश के नौकरशाही के भीतर यह सवाल बहुत बड़े होते चले गए लगातार कि दरअसल उनकी अपनी समझ, उनकी परीक्षा, उनका अपना ज्ञान कोई इस दौर में मायने नहीं रखता अगर वो सत्ता के अनुकूल नौकरशाही उसके पीछे घसीटती हुई दिखाई देने लगे, रेंगती हुई दिखाई देने लगे। इन तीनों परिस्थिति के भीतर ऐसा भी नहीं कि अदालतें जाग गई, अदालत ने अपने अनुकूल फैसले दिए और इस फैसले की आगाज अगर ध्यान से गौर कीजिएगा तो फिर गुजरात से निकला हुआ जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिल गई, सुप्रीम कोर्ट आते आते वो फैसला बदल जरूर गया और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी ने इस बात का एहसास जरूर करवा दिया कि इस देश के भीतर अभी भी संविधान बचा हुआ है। लेकिन फिर वही बात, जब सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला इस देश की इकोनॉमी को लेकर के, खास तौर पर जो राजनीतिक फंडिंग होती है उसको लेकर के करना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दरबार जरूर सजाया था लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौर में तो पत्रकार भी हारा, वो तो नतमस्तक तक हो गई। उसकी नतमस्तक की परिस्थिति ने एक नई परिभाषा इस देश के भीतर गढ़ डाली कि सत्ता है तो देश है, देश है तभी सत्ता है। एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके भीतर संविधान में ऐसे शब्द कभी भी दर्ज किए नहीं गए, बल्कि ऐसे शब्द उभरे उससे पहले चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई। इस पूरी राजनीति के गलियारों से गुजरते वक्त आपके मन में एक बात हो सकता है कि यह सवाल उठे कि क्या सच में वर्तमान दौर की राजनीति, खास तौर पर मायावती, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी एक के पास संगठन है, कार्यकर्ताओं का पूरा एक विस्तार है। दूसरी तरफ जातीय राजनीति के भीतर सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए मायावती हैं और धर्म के आश्रय ध्रुवीकरण करने की सोच के सामने उद्धव ठाकरे खड़े हुए हैं। खड़े होना भी उनको पड़ेगा, डगमगाने से काम नहीं चलेगा। और यह सवाल बहुत दूर की पासा है कि कौन इस दौर में आपको क्या कहेगा। सवाल यह है कि आने वाले समय में आपको कैसे याद रखा जाएगा, सवाल यह भी है। और शायद इसीलिए एक नया सवाल, एक दो नहीं बल्कि इस देश में दर्जनों मुद्दों को लेकर के, चाहे वो पत्रकार का हो, चाहे वो सोशल मीडिया के भीतर नए आईटी सेंसर का निकल करके आ रहा हो, चाहे भारत देश के भीतर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे पुरानी पेंशन का, ओल्ड पेंशन का हो, चाहे कॉर्पोरेट का हो, चाहे चुनाव आयोग की नियुक्ति का हो, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी की मौजूदगी और उसी के जरिए इस देश के भीतर कैसे कौन सी कार्रवाई कब अमल में लाया जाता है उसको लेकर के हो, चाहे सवाल फिर महिला आरक्षण तक का सवाल के ठंडे किताब में डालने की प्रक्रिया पार्लियामेंट के भीतर सत्ता कैसे करती है उसका ही सवाल क्यों ना हो, या फिर सीए, एनआरसी जिसका उछाल यह कहा जा रहा था कि फरवरी के महीने से शुरुआत होगी और शुरुआत भी बंगाल से होगी। ये तमाम तरह के मुद्दे के लिस्ट में इस देश की शिक्षा, उसका स्तर, स्कूली शिक्षा और तो और हायर एजुकेशन के भीतर अगर देखिएगा तो इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना लड़खड़ा गया कि बच्चे पढ़ाई के लिए इस देश के भीतर रहना ही नहीं चाहते। एक बड़ी लंबी लिस्ट इस देश को छोड़ करके जा रही है। इस देश के मेडिकल स्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और उसकी परिस्थितियां कितनी नाजुक है, ये क्या कहने की कोई जरूरत है। उस लिस्ट में आगे बढ़िएगा तो आपके मन में एक देश के माटी की खुशबू सुनाई दे, जहां पे स्वावलंबन होता था, स्वदेशी का जिक्र हुआ करता था, जहां पे रोजगार का जिक्र हो रहा था, जहां पर स्वावलंबन, खेती, किसानी और गांव से जुड़ जाते थे। ये सारे के सारे सवाल इस दौर में गायब कहाँ हो गए। किसने इसको गायब कर दिया? जिसने 2023 को पराजित कर दिया और 2024 को जीत ही जाएगा, अभी वो ऐसा मान करके चल रहा है। इन सारे परिस्थितियों में इस दौर में क्या बटेगी या कॉर्पोरेट पूंजी देते चली आएगी, आप कहां पर खड़े होंगे। इस दौरान जो भी भूमिका जिस
रूप में होगी, उसमें सवाल हिंदुत्व की होगा, हिंदू का भी सवाल होगा, किसके हवाले होगा सत्ता और धर्म के बीच में एक लंबी रेखाएं होनी चाहिए। भारत का संविधान सेक्युलरिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सवाल इतना ही नहीं, भारत इसके खिलाफ सवाल ये उठता है कि जिसको इस देश को सहेजना है, नीतियां बनानी है, पॉलिसी बनानी है, उसने ही तय कर लिया किस किस दौर में, किस किस चौगे में उसके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा, और उसके साथ पूरी पूरी राजनीतिक जो नतमस्तक होती गई। और ऐसे में अंत में एक सवाल हर कोई कर सकता है कि भारत देश के भीतर जो राजनीति को साधते हुए नेता निकले, क्या उनके ऊपर भरोसा है, या फिर ये सिर्फ तिक्रमी लोग हैं जो सत्ता के भीतर आने के लिए कभी इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हैं, कभी सीटों का तालमेल का जिक्र करते हैं। क्यों नहीं जो हार गए उन्हीं को एकजुट करके 2024 के लोकसभा चुनाव की एक नई बिसात बिछाई? क्या यह संभव है? इस देश के भीतर मुद्दों के आश्रय संघर्ष करने वाले लोग एकजुट होते चले जाए, क्या ऐसा संभव है? क्या यह संभव है कि इस भारत देश के भीतर सच में इंडिया अगर बन चुका है, इंडिया अगर ऐसी मान करके चल रहा है कि उसकी पार्टी से कौन किसको कितनी सीट मिलेगी, तो एक पल के लिए वह एक नए राजनीतिक प्रयोग की दिशा में आगे बढ़ क्यों नहीं जाती? यह राजनीतिक प्रयोग बहुत साफ है। जो पत्रकार की आजादी चाहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की 5 सीट उन पत्रकार की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले को दी जा सकती है क्या? इंडिया गठबंधन दे सकता है? यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जो आईटी नए कानून को लेकर के सवाल, क्या उनको 3 सीट 4 सीट मिल सकता है क्या? दिल्ली का नोएडा मीडिया हब है, मुंबई के भीतर भी मीडिया हब है, वहां के देश के अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग जगहों पे मीडिया की मौजूदगी है। वह उसमें से कोई 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना जाए, वहां से मीडिया चुनाव लड़ पाए। इंडिया साथ में खड़ा है, इंडिया पीछे खड़ा है, मीडिया का सवाल ही नहीं है। सवाल इलाहाबाद, पटना बेरोजगारों के, वहां पर बेरोजगार आंदोलन करते हुए बराबर दिखाई देंगे, तो क्यों नहीं उनके लिए 5 सीटें निर्धारित की जाए कि वहां से जो निकल करके आएगा वह चुनाव लड़ेंगे और इंडिया पीछे उसके साथ खड़े रहे, 5 सीट उनके हवाले भी कर दिया जाए। 5 सीट सीए एनआरसी को लेकर के जो देश भर के भीतर आंदोलन हुआ, ये जो सवाल लगातार उठते गए, उन सवालों को लेकर के उठाने वाले लोग, उनको भी 3-4 सीट दे दी जाए देश की अलग अलग हिस्सों से, और इसको बांटते चले जाइए कि जो कॉरपोरेट की लड़ाई लड़ते हैं, और खास तौर पर मुंबई का इलाका जहां पर शेयर बाजार है, उस इलाके से कौन लड़ता है? वही लड़े जो इस देश के भीतर सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस के खिलाफ खड़ा हुआ हो, उनको भी कुछ सीटें दे दी जाए। उस आंदोलन से निकले हुए आंदोलन करने वाले लोगों के बीच से इस देश के किसानों ने आंदोलन छेड़ा, लेकिन इस देश के भीतर इंडिया खड़ा हो जाए, 5 सीट इस देश के किसानों के नाम कर दे, जो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है बल्कि वह किसान आंदोलन से निकले हैं या फिर वहां आंदोलन कर रहे हैं, 4-5 सीट उनके हवाले कर दी जाए। चुनाव आयोग का विरोध करने की परिस्थिति में और ईवीएम का सवाल उठाने वाले लोगों के बीच एक लंबी लाइन है। चुनाव आयोग की चुप्पी है, लेकिन ईवीएम का सवाल तो है, और जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार खुद करेगी, तो फिर कौन सी पारदर्शिता, कौन सी ईमानदारी? तो क्यों नहीं उनके भीतर से भी लोग उठा लिया जाए और कहा जाए कि इस देश के भीतर 4-5 सीट ऐसे भी हैं जहां से इन्हीं मुद्दों के ऊपर वह चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको जितवा दीजिए। क्योंकि तमाम जगहों से जो मुद्दे उठ करके आएंगे और जो बांटते आप चले जाएंगे, तो उसके भीतर महिला आरक्षण को लेकर के भी कुछ महिलाएं तय होंगे, देश के किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, इस देश के भीतर स्कूल एजुकेशन, जो बच्चों के स्कूलिंग के लिए काम करते हुए, वह भी लड़ेंगे, और हायर एजुकेशन के भीतर जो रिसर्च तक का जो पैसा कम कर दिया गया, तो हायर एजुकेशन के भीतर की लड़ाई को भी आगे लाया जाएगा। इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, वो कितनी चरमराई हुई है, उसके भीतर से भी कुछ लोग निकल कर के आएंगे। इस देश के भीतर जितने भी मुद्दे जिस रूप में काम कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को अगर 4-5 सीट भी अलॉट कर दी जाए, तो कम से कम इस देश के भीतर में एक बात तो तय हो जाएगी कि वही मुद्दे इंडिया के मैनिफेस्टो के हिस्सा होंगे, जो नेशनल मैनिफेस्टो होगा, और उनमें से जो लोग जीत करके आएंगे वो सातिर पॉलिटिशियंस तो नहीं होंगे। उस तो वो आंदोलन और उस संघर्ष के आश्रय चीजों को अभी इस दौर में अगर वो गुस्से में विरोध कर रहे हैं, तो उनको उस जगह के ऊपर जगह मिले और उनके उसके बाद इंडिया खड़ा इस देश के भीतर नजर आए। क्या इतनी ईमानदारी इस देश के राजनेताओं के भीतर है, जो विपक्ष में ही चाहे क्यों ना हो,
और शायद इसीलिए इस पूरी राजनीति को साधने के लिए अपने अहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है, जिद छोड़नी बहुत जरूरी है। उम्मीद और भरोसा तभी संभव होगा जब आप खुद को यह मान ले कि यह आपकी लड़ाई सुधार के लिए है, बेहतरीन के लिए है, ठीक करने के लिए है, क्योंकि सवाल भारत का भविष्य का है। सवाल सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव तक का ही नहीं है। बीतता हुआ साल और आता हुआ नववर्ष, इन दोनों परिस्थितियों के बीच एक ही झटके में खड़े होकर के जरा आप सोचना देखिए कि बार बार हर साल की तारीख बदलती जाएगी और अब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का टारगेट तय कर दिया है। जब भारत देश विकसित राष्ट्र होगा, जब भारत के भीतर प्रति व्यक्ति आय इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया के तमाम विकसित देश जो इस दौर में मौजूद है उसको आगे भारत खड़ा हो जाएगा। 2047 यानी ये कहे कि आपकी मौजूदगी और आपके बच्चे और उस दौर में इस देश को चलाने की प्रक्रिया के भीतर होंगे जो सपने नहीं देखे। उस दौर में उनके सामने कैसी हकीकत, कैसी सच्चाई होगी, क्योंकि मौजूदा समय की हकीकत भारत को दुनिया के गरीब देशों की कतार में लाइन में खड़ा करती है और दूसरी तरफ भारत देश की इकोनॉमी जो चौथे पांचवें स्थान पे आती है और तीसरे नंबर का दावा किया जा रहा है, उन सबों के बीच असमानता इस हद तक है कि हथेलियों पे समाने वाले चंद लोगों की नेटवर्क तो अभी से विकसित देश के रईसों से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत देश के भीतर जो बहुसंख्यक संख्या है, जो गरीब है, उसके हाथ में दुनिया के सबसे गरीब देशों से कहीं, गरीब इलाकों से भी कहीं ज्यादा गरीबी समाई हुई है। यह भी इस देश का सच है। तो फिर किस भारत को लेकर के कौन सी रचना रचनी है? तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर भी खड़े होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि दरअसल हिंदुत्व का मतलब होता क्या है। और जब राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो तो सवाल इतना ही नहीं कि इस देश के भीतर में किसके घर के भीतर कौन बड़ा पुजारी है या कौन कैसे पूजा कर रहा है। बुलाने के लिए उसकी पूजा का आकलन नहीं करना है, बल्कि बुलाने के लिए उसके नेटवर्थ, उसकी लोकप्रियता और उसकी अपनी पहचान जो दुनिया भर के भीतर है वही वीवीआईपी है। उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए, लड़ाई तो लड़ना ही होगा। मायावती को समझ लेना चाहिए, लड़ाई तो लड़नी ही होगी। और राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, सवाल कांग्रेस भर का ही नहीं है, इस दौर में सवाल देश का है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।